हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इतिहास के तीनों सेक्शन को पूरा करने की ये हमने सीरीज शुरू की है। आज हमारा चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें हम लोग मौर्योत्तर काल यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। मौर्य साम्राज्य के बाद बहुत सारे छोटे-छोटे वंश, देशी और विदेशी वंश भारत में पनपे। उनके पूरे के पूरे हम लोग उनकी जो यात्रा रही है, उनके कौन से राजा रहे, क्या-क्या काम हुए, उन सारे चरण को हम आज देखने की कोशिश करेंगे। पहले वाले 8 लेक्चर नहीं देखे हैं, तो वो भी बाद में ये देखने के बाद देख लेना। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की पूरी पीडीएफ चाहिए, मिडवल, मॉडर्न और एंशिएंट पूरे पोर्शन की, ये पूरी की पूरी पीडीएफ है, तो आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हो। लगभग 500 से ज़्यादा पेज की पूरी पीडीएफ आपके लिए है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आइए शुरू करते हैं। मौर्योत्तर काल की अगर हम बात करें, तो 2 भागों में इसको बाँटा गया है। एक है देशी शासक और दूसरे हैं आपके विदेशी शासक। देशी शासकों में शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश हैं। और विदेशी शासकों में इंडो-ग्रीक, शक, हिंद-पार्थियन और कुषाण वंश आपके रहेंगे। अब दोनों को देखते हैं। एक चीज़ और बता दूँ मैं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम लोग स्टडी मटेरियल भेजते हैं कोरियर से, जिसको आप लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। घर बैठकर आप तैयारी कर सकते हैं आप लोग अच्छे से। देखिए, पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन में मौर्यों के स्थान पर अनेक स्थानीय शासक सत्ता में आ गए थे। पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से आए अनेक राजवंशों ने अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया। इनमें जो कुषाण थे, वो सबसे ज़्यादा फेमस हुए। शुंग वंश को शुरू करते हैं हम लोग। शुंग वंश 187 टू 75 बीसी। शुंग वंश का संस्थापक, पहला ही क्वेश्चन आता है, शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, जिसने सफल विद्रोह के द्वारा मौर्यों के अंतिम राजा वृद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर डाली। शुंग इतिहास के स्रोतों के बारे में बात करेंगे, तो साहित्य, अभिलेख और सिक्के। साहित्य इनके गर्गी साहित्य, महाभाष्य, दिव्यावदान, मालविकाग्निमित्र और हर्षचरित, ये इनके साहित्य हैं। अभिलेख में अयोध्या, विदिशा, जिसको भिलसा भी कहते हैं, ये अभिलेख मिलते हैं। सिक्के कौशाम्बी, अयोध्या, अहिछत्र और मथुरा, यहाँ पर आपको सिक्कों का जिक्र मिलेगा। पुष्यमित्र के बारे में देखिए। बाणभट्ट के हर्षचरित से मौर्य सम्राट वृद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या करने का उल्लेख मिलता है। बाणभट्ट का हर्षचरित जो है, वही ये बताता है कि अंतिम जो मौर्य सम्राट वृद्रथ था, उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग होता था और पुष्यमित्र शुंग ने अपने जो राजा था वृद्धरथ, उसकी हत्या करके एक नया वंश स्थापित किया, जिसको शुंग वंश कहा गया। धनदेव का अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने की जानकारी हमें देता है। यह अश्वमेध यज्ञ पतंजलि ने संपन्न कराए थे, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, महर्षि पाणिनि ने पुष्यमित्र शुंग को भारद्वाज गोत्र से संबंधित बताया था और उसकी राजधानी उन्होंने विदिशा बताई थी। मालविकाग्निमित्र के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराया तथा इसने सेनानी की उपाधि धारण की थी। याद रखना, सेनानी की उपाधि किसने धारण करी? पुष्यमित्र शुंग ने। फिर आता दिव्यावदान एवं आर्यमनश्री मुल्क्स में पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्धों के उत्पीड़न का उल्लेख मिलता है, किंतु पुष्यमित्र सिंह ने बरहुत का स्तूप बनवाया तथा साची के स्तूप के चारों ओर 4 दीवारी का निर्माण भी करवाया था। अब इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके के उसके बारे में उल्लेख मिला है। अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र राजा बना। कालिदास के सुप्रसिद्ध काव्य मालविकाग्निमित्र का मुख्य नायक अग्निमित्र माना गया। अग्निमित्र के पश्चात उसका पुत्र सुज्येष्ठ शासक बना। उसके सिक्के पर उसका नाम जेठ मित्र रखा गया। मालविकाग्निमित्र एवं गार्गी संहिता से यवन आक्रमण की जानकारी हमको मिलती है। सुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र शासक हुआ, जिसकी हत्या कौशल के मूलदेव ने कर दी थी। अगला शासक वज्रमित्र हुआ, जिसका शासनकाल महत्वहीन था, उसका कोई वर्णन नहीं मिलता है और वज्रमित्र का उत्तराधिकारी जो है भागभद्र था। अंतिम शुंग शासक देवभूति था, जिसकी हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव ने कर दी और सत्ता पर अधिकार करके कण्व वंश की स्थापना कर डाली। कण्व वंश की टाइमिंग 75 बीसी से 30 बीसी तक रहेगी।
वसुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना कर दी और इस वंश में केवल 4 ही राजा हुए, जिनमें वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन का नाम आता है। इन्होंने 30 बीसी तक शासन किया। अंतिम शासक थे ये और थे सुशर्मन की सातवाहन शासक शिमुक ने हत्या कर दी थी, क्योंकि अंतिम शासक सुशर्मन के, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा विवाद रहा था, क्योंकि कर्ण वंश के बाद जो सातवाहन वंश का जिक्र आता है वो फिर आगे चलकर इनका उत्तराधिकारी के रूप में रहा। दक्कन और मध्य भाग में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन हो रहे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी कौन रहे, उत्तर भारत में कौन रहे, मध्य भारत में कौन रहे। तो जो दक्कन और मध्य भाग में मौर्यों के उत्तराधिकारी जो है वो सातवाहन रहे। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र कहा गया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि पुराणों में सातवाहनों को क्या नाम दिया जाता है? आंध्र। सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख ईसा पूर्व पहली सदी के हैं। उन्होंने कण्वों को पराजित करके मध्य भारत के कुछ भागों में अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया। सिमुक का नाम आता है 60 से 37 ईसा पूर्व। सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला पहला राजा सिमुक था। फिर नाम आता कृष्ण 37 से 27 बीसी। नासिक शिलालेख में इसका नाम मिलता है। इसके शासनकाल में राज्य के किसी उच्च अधिकारी ने नासिक में गुफा का निर्माण भी करवाया था। फिर आता सातकर्णी प्रथम 27 से 17 बीसी। सातवाहनों का अगला शासक सातकर्णी प्रथम था। वह सिमुक का पुत्र था या भतीजा था। कई बार उसका जिक्र आता है, कृष्ण का पुत्र बोला जाता है। उसके नाम का उल्लेख सातवाहन अभिलेखों एवं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। यह सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। 10 सालों के शासनकाल में वह दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली राजा बनकर बैठ गया। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उसने अंगीय या अंगीय या अमीय वंश की राजकुमारी नायनिका से शादी कर ली और उसकी रानी नायनिका ने अभिलेख से सातकर्णी के कार्यों पर प्रकाश भी डाला गया है। सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राओं का प्रचलन भी किया था। फिर बात आती है हाल की। इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की। इसमें उसकी प्रेम गाथाओं का वर्णन है। इसके काल में गुणाद्य ने व्रत कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। कातंत्र के लेखक सरवर्मन उसके दरबार में रहा करते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसके समय में उसकी माता बलश्री का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। गौतमी पुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। सौराष्ट्र और काठियावाड़ के शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने सातवाहनों को 2 बार हराया था, परंतु वैवाहिक संबंध के कारण उन्हें नष्ट नहीं किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेंकटक नगर नासिक जिले की स्थापना भी की थी। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के बारे में देखिए। पुराणों में उसका नाम पुलोमा सातकर्णी और टालमी के विवरण में शिरो पोलिमेउस के रूप में मिलता है। मुद्राओं व अभिलेखों में भी उसका नाम बहुत बार मिलता है, जैसे नासिक में, कारले में, अमरावती में। उसने भी महाराज व दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि ग्रहण कर ली थी, जिसका उल्लेख अमरावती लेख में मिलता है। आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। इसके सिक्के पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र नौ शक्ति के पर्याप्त विकास का प्रमाण है। इसके समय में ही अमरावती के बौद्ध स्तूप के चारों ओर वेस्टिनी का निर्माण करके स्तूप को संवर्धित किया गया था। यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी 165 से 194, इसकी डेट देख लेना एक बार। सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाए जाते हैं। इन सिक्कों पर जहाज का चित्र भी आपको मिलता है। बात करते हैं सामाजिक संगठन की। सातवाहन दक्कन की ब्राह्मण जाति के थे। सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण्य यानी 4 चरणों वाले व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर यानी वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका।
ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देने वाले प्रथम शासक सातवाहन ही थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान और जागीर देने वाले पहले शासक कौन थे? तो सातवाहन थे। किंतु उन्होंने अधिकतर भूमि दान बौद्ध भिक्षुओं को दिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। शिल्प और वाणिज्य में हुई प्रगति के फलस्वरूप इस काल में अनेक वाणिज्य और शिल्पी का उत्कर्ष हुआ। उन्होंने स्मारक व शिला पट्टिकाओं को स्थापित किया। शिल्पियों में गंधिकों का नाम दाता के रूप में अनेक बार लिखा गया। गंधिक वे शिल्पी कहलाते थे जो इत्र आदि बनाते थे। याद रखना है गंधिक किनको कहा जाता था। सातवाहनों की सामाजिक व्यवस्था में पितर सत्तात्मकता के साक्ष्य मिलते हैं। यानी सातवाहनों की सामाजिक व्यवस्था में पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, यानी पितर सत्तात्मकता की के सबूत मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। यद्यपि राजाओं के नाम मात्र प्रधान है, किंतु सातवाहन राजकुल पितर तंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही हुआ करता था। सातवाहनों ने इन प्रशासनिक ढांचा इनका कैसा रहा? सातवाहनों ने अनेक प्रशासनिक इकाइयां वही रखी जो अशोक के काल में पाई गई थी। उनके समय में जिलों को या जिले को अशोक के काल की तरह ही आहार कहते थे। सातवाहन राज्य में सामंतों की तीन श्रेणियां थी। पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था तथा उसे सिक्का ढलवाने का अधिकार होता था। दूसरी श्रेणी का सामंत महाभोज कहलाता था तथा तृतीय श्रेणी का सामंत सेनापति कहलाता था। गोलमी को ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए रखा जाता था ताकि वह शांति व्यवस्था को बनाए रखे, जैसा आज के समय लॉ एंड ऑर्डर पुलिस डिपार्टमेंट करता है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई। सातवाहनों की राजकीय भाषा कौन सी होती थी? प्राकृत थी। लिपि के रूप में वे ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे। सातवाहन शासक ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मणवाद के विजयी अभियान का नेतृत्व भी किया था। वे कृष्ण, वासुदेव आदि वैष्णो देवताओं के उपासक हुआ करते थे। सातवाहनों के सिक्के अधिकांशतः शीशे यानी लेड से बने निर्मित होते थे, जो दक्कन में पाए जाते हैं। सातवाहन शासकों ने प्रोटीन, तांबे और कांसे के सिक्कों का भी निर्गमन किया था। फिर आता चेदी वंश। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवान नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघ वंश भी पड़ गया था। खारवेल ने भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण इन लोगों ने करवाया। खारवेल द्वारा मगध के शासक बृहस्पति मित्र को पराजित किया गया। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार खारवेल ने चोल, चेर एवं पांड्य, चोला चेरा पांडा जिसको बोलते हैं ना आप लोग, चोल चेरा पांडा शासकों को पराजित किया था। इसने यवनों एवं सातकर्णी को भी पराजित किया था। हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ियों में है। इस शिलालेख के अनुसार यह जैन धर्म का अनुयायी हुआ करता था। खारवेल ने एक भव्य महाविजय प्रासाद नामक राजभवन भी बनवाया था। फिर आते हिंदू यूनानियों के ऊपर। सर्वप्रथम यूनानियों ने हिंदुकुश पर्वत पार किया। ये उत्तरी अफगानिस्तान में अमू दरिया जिसको बोलते हैं, आक्सस के दक्षिण में बैक्ट्रिया पर शासन किया करते थे। भारत पर सबसे पहले आक्रमण यूनानियों ने किए। ये हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी भी कहलाते थे। विख्यात हिंदू यूनानी शासक मिनांडर 165 से 145 बीसी का इनका समय रहा। वह मिलिंद नाम से भी जाना जाता था। उसकी राजधानी पंजाब के साकल यानी जिसको आधुनिक सियालकोट समझेंगे उसमें थी। रुद्रदामन ने गंगा यमुना दोआब पर आक्रमण किया। यूनानी शासकों ने अत्यधिक संख्या में सिक्के प्रचलित किए। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके प्रचलित किए गए सिक्कों के विषय में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये सिक्के किन किन शासकों के हैं, यानी आइडेंटिफाई किया जा सकता है पीरियड वाइज। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के प्रचलित किए। हिंदू यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में यूनानी कला को संरक्षण दिया, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहा जाता है। भारत में गांधार कला इसी का मिश्रित रूप आपको दिखेगा। फिर आता शक वंश। यूनानियों के बाद शक आए, जिनकी 5 शाखाएं थी। शकों की कितनी शाखाएं थी? 5। और प्रत्येक शाखा की राजधानी भारत व अफगानिस्तान के अलग-अलग भागों में थी। दूसरी शाखा पंजाब क्षेत्र से संबंधित थी, जबकि तीसरी शाखा मथुरा में, चौथी शाखा पश्चिम भाग में होती थी। शकों की 5वीं शाखा ने
ऊपरी दक्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। शक सीथियन नाम से भी जाने जाते थे तथा भारत में शक अक्षत्रप कहलाते थे, ये देख लेना। रुद्रदामन की अगर हम बात करें, सबसे अधिक विख्यात शक शासक रुद्रदामन प्रथम हुआ। यह उज्जैनी के शकों में सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका जूनागढ़ का अभिलेख है, बहुत फेमस है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात जिले में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सबसे प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। उसका शासन न केवल सिंध में बल्कि कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े-बड़े विस्तृत भाग पर था। उसने स्वयं के कोष से काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। रुद्रदामन व्याकरण, राजनीति, संगीत एवं तर्कशास्त्र का बहुत बड़ा पंडित था। रुद्रदामन संस्कृत का एक बड़ा प्रेमी भी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में दीर्घ अभिलेख जारी किया था। फिर आता है हिंद पार्थियाई और पल्लव। हिंद पार्थियाई या पल्लव। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई शासक गोडोफर्नीज हुआ। उसके शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसका। भारत का प्रथम पार्थियन शासक माउस था, जिसका उल्लेख खरोष्टी लिपि में मोय नाम से आपको मिलेगा। भारत में प्रथम पार्थियन पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस था, जिसकी टाइमिंग आपको यहाँ पर दिख जाएगी। गोडोफर्नीज के समय देखिए, गोडोफर्नीज के शासनकाल का एक अभिलेख तख्ते वही पेशावर से मिला है। खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण तख्ते वही अभिलेख में इसे गुदवहर कहा गया। फारसी में इसका नाम विंध्यवर्ण है। कुषाण शासक वंश की बात करें तो पार्थियाइयों के पश्चात कुषाणों का शासन स्थापित हुआ, जिनको यूची कहा गया। यूची नाम एक कबीले का था जो 5 कुलों में बंट गया। कुषाण उन्हीं कुलों में से एक थे। इनका जो साम्राज्य था वो ऊमू दरिया से गंगा तक, मध्य एशिया के खुरासान से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैल गया। आरंभिक कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया, ये याद रखना भाई। उनकी स्वर्ण मुद्राएं धातु की शुद्धता में गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट यानी बेस्ट थी। कुषाणों को सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाने का भी क्रेडिट दिया जाता है। मथुरा में कुषाणों के सिक्के, अभिलेख, संरचनाएं और मूर्तियां मिलती हैं। उनसे प्रकट होता है या उनसे ये बात सिद्ध होती है कि मथुरा भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भाई मथुरा भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी किसको माना जाता है? तो मथुरा को। कुषाणों की पहली राजधानी के रूप में पाकिस्तान में पुरुषपुर यानी पेशावर का नाम बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि पहले पेशावर यानी पुरुषपुर और दूसरी मथुरा, कुषाणों की 2 राजधानियां कही जाती हैं। भारत में सर्वप्रथम कुजुल कटफिसेस, जिसको कटफिसेस वन कहते हैं, नामक कुषाण शासक ने आक्रमण कर पश्चिम उत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसने केवल तांबे के सिक्के ही चलवाए। कुजुल कटफिसेस ने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के डलवाए तथा उपाधि कौन सी धारण करी? महाराजाधिराज की। विम कडफिसेस की बात करें तो कुजुल कडफिसेस की मृत्यु के बाद विम कडफिसेस सिंहासन पर बैठ गया। चीनी ग्रंथ हाउसू से ज्ञात होता है कि उसने तिएनुचु की विजय की तिएनुचु की विजय प्राप्त की तथा वहां पर अपने एक सेनापति को शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया। भारत में सर्वप्रथम सवर्ण सिक्के चलाने का श्रेय कडफिसेस को जाता है। वह सैवम तानुयाई था तथा उसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। महेश्वर याद रख लो भाई। फिर बात आती है कनिष्क की। कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क था। उसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में एक संवत चलाया, जिसको शंख संवत कहा गया। आज भी हमारे कैलेंडरों पर शंख संवत का आपको भारत का जो देसी कैलेंडर है वो आपका यही है। कनिष्क दरबार में पार्श्व, अश्वमेध, वसुमित्र, नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सा के बहुत बड़े विद्वान थे। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की था, कैसर कह सकते हैं, तथा शकों की भांति अक्षत्रप शासन व्यवस्था लागू करी थी। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया गया।
संगाराम कनिष्क के चाल्य के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस द्वारा किया गया था। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला के सिरकप में एक नए नगर की स्थापना भी की थी। फिर आती गांधार तथा मथुरा कला शैलियों के बारे में। गांधार कला के सर्वप्रथम संरक्षण कुषाण थे, जबकि गांधार कला के संरक्षक शक और कुषाण दोनों माने जाते हैं। गांधार कला यथार्थवादी, जबकि मथुरा कला को आदर्शवादी कहा जाता है। यानी ये गांधार कला यथार्थवादी थी और मथुरा कला को आदर्शवादी कहा जाएगा। मूर्तिकला की मथुरा शैली की प्रारंभिक सदियों में विकसित हुई तथा इसकी लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियां मथुरा के बाहर भी प्राप्त होती हैं। महाराष्ट्र में चट्टानों को काटकर सुंदर बौद्ध गुफाएं बनाई गई। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र हो गए, जहां बुद्ध के जीवन की अनेक कथाएं पट्टों पर आपको चित्रित मिलती हैं। तो ये पूरे का पूरा आपका 9वां चैप्टर था, जिसमें आपने मौर्योत्तर काल को पूरे का पूरा देखा। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप इसमें पूछे जाते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी भी एग्जाम के पेपर को देखेंगे, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं और भरमार मिलते हैं। तो मौर्योत्तर काल यानी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आपके चाहे देशी शासकों में शुंग, कर्ण, सातवाहन और चेदी-चेरी हो, या फिर विदेशियों में इंडो, ग्रीक, शक, हिंदी, पार्थियन, कुषाण और दूसरे हैं। ये सब आपको इम्पोर्टेंट हैं आपके, और आपको अच्छे से इनको पढ़ना है। और इस नंबर पर कॉल करके वो नोट्स मंगा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।